हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका खुद का एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। फिर हमने उसी पे रेट कितने टाइप के होंगे या स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होंगे, तो हमने देखा था सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन हो सकता है जिसका रेट काफ़ी स्लो है, या तो रिएक्शन फास्ट हो सकता है जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। हमारे काम का कौन सा रिएक्शन था? मॉडरेट रिएक्शन, जिसका कुछ फाइनाइट टाइम में रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो, या कह सकते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फिर उसी रेट के बेसिस पे हमने देखा था कि रेट भी तीन टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक में आप देखोगे दो टाइप के रेट होते हैं। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरे को क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। बोलो ना, हाँ है ना। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर आपको रेट निकालना है, मतलब कोई क्वेश्चन में कोई एक समय दिया हुआ है और उसके लिए जनरली आपको रिएक्शन का स्लोप दिया होगा, यानी तो इक्वेशन दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा? या तो स्लोप दिया होगा या तो इक्वेशन दिया होगा। क्या होगा इक्वेशन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका फंक्शन हो गया? टाइम का। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे तुम पढ़ते हो ना dx/dt, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, किसको? पोजीशन को, तो वेलोसिटी निकल जाता है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन को भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट मिल जाएगा। तो या तो आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, उसमें जिस टाइम पे पूछे वो टाइम की वैल्यू पुट कर दो, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है कि आपको कोई स्लोप या ग्राफ दे दे और उस स्लोप पे कहे इस पार्टिकुलर टाइम पे आप निकालो, तो आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, यही दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और बन ही नहीं सकता है। दूसरा मैंने कहा था एवरेज रेट। एवरेज रेट पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपको दो टाइम दिया रहेगा और दोनों टाइम इंटरवल पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा। तो किसी दो टाइम इंटरवल पे अगर आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो रेट डेफिनेटली क्या होगा? एवरेज रेट होगा। बोलो ना, हाँ ना। आज हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। आज किसी क्लास में बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, पहले मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मैंने एग्जांपल यहीं से उठाया था कि अगर मैं कहता हूं ए गिव्स क्या बेटा, और दूसरा मैं तुमको रिएक्शन ऐसा दे दूं 2A गिव्स, तुम समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। T=0 पे इसका कुछ ना कुछ अमाउंट A0 हमने ले लिया होगा। तुम 10 ले लो, कुछ भी ले लो, तुम कुछ नहीं बोलो तो मैंने A0 ले लिया। A मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, नॉट मतलब T=0, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे हमने ले लिया T=0 पे। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? बोलना नहीं। T=T पे इसका कुछ अमाउंट तो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इस केस में दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है? क्या दोनों रिएक्शन एक जैसे हैं या अलग अलग है? क्यों अलग अलग है? क्योंकि बिल्कुल सही है, बोलो जोर से, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो अलग अलग है। इस रिएक्शन को पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, और इसको पढ़ेंगे 2 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। बोलो हाँ है ना। तो इसके 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे। तो मान लो अगर इसके x रिएक्ट करेंगे तो इसको कितने रिएक्ट करेंगे? 2x। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? लिया कितना था? कहना A0, तो बचेगा कितना? बहुत सही बेटा। देखो बस मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर तुम ही कर रहे हो। ये कितना लिया था? A0, तो बचेगा कितना? ये जो कुछ भी मिला ये किस टाइम पे मिला? T=T टाइम पे। तो यहां पे भी T=T, और यही A0 माइनस x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। बोलो ना हाँ या ना। और यहां पे ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, इसी को AT कह दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये सब अगले क्लास में हो चुका था कि A0 और AT में, चूंकि ये रिएक्टेंट है तो AT स्मॉलर होगा, A0 क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो रिएक्टेंट वो स्पीसीज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टाइम के साथ कंज्यूम होता है। तो रिएक्टेंट का हमेशा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से तो कम ही होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका निगेटिव होगा? रिएक्टेंट का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा प्रोडक्ट? अरे इसके 2 मोल से कितना मिल रहा है? 1 मोल, तो 2x से कितना मिलेगा? x। अरे हाँ या ना। इसके 1 मोल से x मिल रहा है तो ये कितना डिसोसिएट किया? x, तो ये कितना मिलेगा? अब तुम रुक करके मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे A का रिएक्ट करने का अपना एक रेट होगा।
बोलना, चूंकि ए रिएक्टेंट है तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ ए, या रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या सिंपल रेट ऑफ ए, सब एक ही बात है कि नहीं है। और यहाँ पे भी हम लोग ए का रेट निकाल सकते हैं, जिसको रेट ऑफ ए बोल सकते हैं, या रेट ऑफ रिएक्टेंट ए बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बोल सकते हैं, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोल सकते हैं। दोनों केस में ए का कंज्यूम होने का रेट सेम होगा या अलग अलग होगा, यही मेरा क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है ना। चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं, तीसरा एक इक्वेशन लेते हैं। लो बेटा, अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं। मैंने एक तीसरा रिएक्शन लिया 2a + 3b जिप्स क्या बेटा, प्रोडक्ट। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब प्रोडक्ट ना लेकर के मैं यहाँ पे सी ले लेता हूं, ताकि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे। क्या ले लिया? पी ले लिया। अब इस रिएक्शन को कैसे पढ़ोगे? ए के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, बी के 3 मोल और पी के 1 मोल बनेंगे। बोलो हाँ या ना। चलो t = 0 बात करते हैं। t = 0 पे इसका हमने क्या ले लिया, इसका क्या ले लेता हूं, B0। प्रोडक्ट तो नहीं होगा t = 0 पे। t = t पे इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? मान लो अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 करेंगे, अगर इसके x करेंगे तो इसके 3x करेंगे, नहीं इसके 2x करेंगे तो इसके 3x करेंगे। बोलो ना हाँ या ना। तो ये कितना होगा, A0 - 2x, ये कितना होगा, B0 - 3x, ये कितना मिलेगा? ये जो है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, AT, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी है, इसको क्या लिख सकता हूं, इस टी टाइम में ए का कितना अमाउंट रिएक्ट किया, देखो 2x रिएक्ट किया, बी का कितना रिएक्ट किया और पी का कितना मिला। इस टाइम में ए का अमाउंट कितने से कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है, 2x से यहाँ पे और यहाँ पे। क्या सेम टाइम में तीनों सेम अमाउंट से चेंज कर रहे हैं कि अलग अलग अमाउंट से? क्या मेरी बात गलत कह रही, सही कर रहा हूँ? सही हो। दूसरी बात, अब इस रिएक्शन का एक अपना रेट होगा, तो ए का कंज्यूम होने का अपना रेट होगा, बी का कंज्यूम होने का अपना रेट होगा, और पी का फॉर्म होने का अपना रेट होगा, और रिएक्शन का अपना रेट होगा। बोलो ना हाँ या ना। तो मैं तुमको सिर्फ यही समझाने जा रहा हूँ आज के क्लास में, यही हेडिंग भी है, रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये कहता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं और उनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो अलग अलग है, तो सबका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा और रिएक्शन का अपना एक रेट होगा। बोलो ना हाँ या ना। अब आओ मैं तुमको इसी चीज़ को समझाता हूँ। समझो कोई एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन दिया हुआ है, क्या हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया, समझो मान लो ये एक हाइपोथेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें x, y, a और b का रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और m और n, c एंड d का रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बोलो ना हाँ या ना। अब a का रिएक्ट करने का अपना एक रेट होगा, b का रिएक्ट करने का अपना एक रेट होगा। अगर मैं तुमसे लिखूं रेट ऑफ a, क्या लिखूं, तो रेट हमेशा क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, चूंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस साइन, क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt। क्या कुछ गलत कर रहा हूं? अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेट ऑफ b, अब मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, तुम खुद से लिखना। मैं रेट ऑफ a और b क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होंगे, डिसअपियर। तो प्रॉब्लम में तुमको लैंग्वेज में मिलेगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए, कुछ भी हो, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अगर मैं रेट ऑफ बी लिखूं, बी भी क्या है, रिएक्टेंट, तो क्या लगाएंगे, माइनस साइन। क्यों? क्योंकि चेंज इन रिएक्टेंट हमेशा, रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, निगेटिव। रेट निगेटिव हो नहीं सकता है, तो रेट को निगेटिव लाने के लिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन। क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी। अगर मैं तुमसे लिखूं रेट ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस डी सी बाई डी टी। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
रेट ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये जो मैं रेट लिखा हूं ये रेट इंडिविजुअल रेट लिखा हूं, किसका? ए बी सी एंड डी का। किसका रेट लिखा हूं? ए बी एंड सी एंड डी का। ये ए का अपना रेट होगा, मतलब ए जो रिएक्टेंट है उसका कंज्यूम होने का अपना रेट होगा, बी का अपना रेट होगा, सी का अपना रेट होगा, डी का अपना रेट होगा। रिएक्शन का एक अलग रेट होगा, रिएक्शन का रेट। अब यहाँ पे x लिखा y लिखा, बताओ इस x और इस y का यहाँ पे कोई यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? m और यहाँ पे क्या लिखा? n। इस m और n का c और d में कोई यूज हुआ क्या? एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी इंडिविजुअल स्पीशीज का अगर मैं रेट लिखता हूँ, इंडिविजुअल स्पीशीज मतलब किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो उसका स्टोइचियोमेट्री कुछ भी हो, उसका रेट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड। फिर तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा सर इससे पहले जो आप इस क्वेश्चन पे बोल बच्चन कर रहे थे उस पे क्या होगा? अगर यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे क्या लिया? 2a लिया, क्या दोनों के केस में रेट ऑफ ए सेम होगा क्या? डेफिनेटली सेम होगा। बोलो हाँ ना। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अगर यहाँ पे लिखूं बेटा आपसे रेट ऑफ ए, रिएक्टेंट है तो माइनस क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी टी। और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट ऑफ ए लिखूं रेट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। बोलो कुछ गलत कह रहा हूं? कभी भी किसी भी इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर उसका इंडिविजुअल रेट लिखते हो तो वो कभी भी अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या इस रिएक्शन के लिए ए का रेट लिखूं तो क्या आ जाएगा? डी ए बाई डी टी। इसके लिए लिखूं तो डी बी बाई माइनस डी बी बाई डी टी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, इंडिविजुअल का रेट पे कोई फर्क। बोलो ना हाँ ना। फिर दूसरी चीज, अब इस केस में इस रिएक्शन का अपना एक रेट होगा। बोलो ना हाँ ना। अब तुम कहोगे सर अगर रिएक्शन का रेट लिखना है, किसका रेट लिखना है? तो अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लूं, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम लोग ऐसे सिंपल स्मॉल r भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्मॉल r। ये रेट ऑफ क्या? अब देखो इस रिएक्शन का रेट किसकी वजह से है? ए बी एंड सी एंड डी की वजह से। अरे टाइम के साथ अगर ए रिएक्ट नहीं करता, बी रिएक्ट नहीं करता, सी बनता नहीं, डी बनता नहीं, तो क्या रिएक्शन का कुछ रेट होता क्या? अब रुक के इसको ऐसे समझना, तुमको एबीसी नहीं होगा। इस क्लासरूम का एक अपना स्पीड होगा, मेरे पढ़ाने का एक अपना स्पीड होगा, हर बच्चों को सीखने का एक अपना स्पीड होगा कि सेम ही होगा? अलग अलग होगा। हर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हर बच्चों को खुद का एक अपना स्पीड होगा और क्लासरूम का एक अपना स्पीड होगा। लेकिन रुक करके सोचो तुम, क्लासरूम का स्पीड डिपेंड किस पे करेगा? बच्चों की स्पीड पे। ये अलग बात है कि हर बच्चों का अपना एक स्पीड होगा, चाहे लिखने का, सुनने का, समझने का। बोलो ना हाँ ना। क्लासरूम का भी अपना एक स्पीड होगा, टीचर के पढ़ाने का, लिखने का, समझाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन जो क्लासरूम का स्पीड होगा वो डिपेंड तो बच्चों पे ही करेगा ना। बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है? तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन का अपना रेट होगा, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? ABCD मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में अगर आप रिएक्शन का रेट निकालते हो तो रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर स्पीशीज अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कह रहा रेट ऑफ एनी रिएक्शन, तुम जिस पार्टिकुलर स्पीशीज के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो रेट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीशीज अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी। अरे बोलो है ना। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी अपॉन ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स। तो अपॉन क्या लिखोगे? बोलो ना है ना। अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो माइनस डी बी बाई डी टी अपॉन वाई। सी के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो प्लस डी सी बाई डी टी अपॉन एम। और डी के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो सीधा सीधा यही हो गया ना, रेट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ बी अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1/x माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू
1/y माइनस क्या बेटा dB/dt इज इक्वल टू 1/m क्या बेटा dC इज इक्वल टू 1/n d बाई क्या बच्चे dt। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? अगर तो मेरी बात समझ में आ रही होगी तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये टर्म्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस dA/dt को रेट ऑफ ए, तो यही हो सकता है रेट ऑफ ए अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे लिख रहा हूं, क्या इसमें माइनस साइन लगाए क्या? नहीं, क्यों? रेट ऑफ ए बता ही रहा है, क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ ए माइनस dA/dt इज इक्वल टू क्या बेटा रेट ऑफ बी अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलना है ना, इज इक्वल टू क्या बच्चे रेट ऑफ सी अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है हर एक बच्चों को? इज इक्वल टू रेट ऑफ डी अपॉन, यही तो मैंने कहा था, किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट को तुम उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड कर देते हो तुमको क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम ए के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर बी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बोलो ना, अगर सी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो तुम किसी भी ए बी सी डी में से किसी भी के भी रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो, हाँ या ना, और उसका एक अपना रेट होगा। तो एक पार्टिकुलर स्पीशीज का एक अपना रेट होता है, हाँ या ना, और रिएक्शन का एक अपना रेट होता है। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो इसमें सीखने वाली बात क्या रही? तुम कहोगे सर सीखने वाली बात इसमें यही है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का रेट निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये लिख लें अगले पॉइंट पे, तो अपन लिख सकते हैं नोट करके एक पॉइंट, रेट ऑफ, क्या ये इतना डिफिकल्ट है क्या? इतना सीखो, देखो कितने क्वेश्चन तुम इसी पे सॉल्व करो। रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल क्या बेटा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डिपेंड करेगा नहीं करेगा, प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पहला पॉइंट वही है, किसी भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप उस इंडिविजुअल का रेट निकालते हो तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो पे डिपेंड क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं अंडरलाइन करके लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बेटा रेशियो। समझ में आ गया? तो किसी भी इंडिविजुअल का पार्टिकुलर रेट निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली क्या डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर जाते जाते अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं तुम आराम से कर सकते हो, क्या पूछ लूं बताओ, बोलो क्या पूछूं? कुछ भी पूछो तुम कर सकते हो। जैसे देख लो, x मोल ऑफ A combined with y मोल ऑफ B gives n मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। तो अगर मैं पूछूं, ध्यान से समझना पूछ क्या रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, क्या पूछ रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो तुम क्या लिखोगे, रेट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या लिखोगे, रेट ऑफ ए अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो ना हां ना। तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ ए माइनस dA/dt अपॉन करने के लिए 1/x करना पड़ेगा। अगर तुमसे कहे बी के रिस्पेक्ट में बताओ तो 1/y क्या आ जाएगा, माइनस dB/dt। क्या कुछ गलत कह रहा हूं?
अगर मैं कहूँ C के रिस्पेक्ट के लिए तो क्या हो जाएगा 1/n dC बाई इज इक्वल टू 1/d क्या हो जाएगा। क्या इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अरे बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? कोई दिक्कत? अगर मैं तुमसे अंडरलाइन करके पूछूं कि बेटा बता ये किसकी वैल्यू है, क्या पूछूं तुमसे बता ये वैल्यू को क्या बोलेंगे, तो तुम क्या कहोगे? ये रेट ऑफ ए। क्या है ये? और इन दोनों इक्वेशन को बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये लिखूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इसको क्या बोलूंगा? ऑलरेडी इसके यूनिट की बात हम लोग कर चुके हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर अपॉन टाइम इनवर्स। अगर प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम इनवर्स। बोलो हाँ ही ना। अब इसी पे आओ, मैं तुमको पहले क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन देख क्या कह रहा है पहले समझना। एक दो क्वेश्चन पहले मुझे करने दो, तुम मेरे साथ करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन। तो देखो ये मैंने कहा था वर्ड प्रॉब्लम में, तुमको क्या दे दिया? अपीयरेंस ऑफ NH3 तुमको दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या है तुम्हारा? केमिकल रिएक्शन क्या है? N2 + 3H2 गिव्स क्या बेटा? 2NH3। यही केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया है। मतलब क्या? मतलब क्या? NH3 का फॉर्मेशन दिया है, तो DNH3/dt की वैल्यू दे रखी है। बोलो ना है ना। कितना दिया है? बोलो 2 × 10⁻⁴ -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही ना, ये रेट का दिया हुआ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 मतलब NH3 का फॉर्मेशन दिया है, मतलब NH3 का रेट दिया है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड क्या H2। तो अपने को पूछा क्या है? dN2/dt। क्या पूछा तुमसे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब क्या? रिएक्टेंट है तो माइनस इसकी वैल्यू पूछ रखी है। दूसरा क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो -d H2 क्या पूछा है? dt। क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ रहा है? और कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन के लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या कर ले? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिएक्शन R = सबसे पहले N2 के रिस्पेक्ट में -d N2/dt। क्या हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 1/3 dH2/dt। बोलो, चूंकि रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू, इधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ। कितना बेटा? 1/2 d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसमें से तुमको किसकी वैल्यू दे रखी है? DNH3/dt दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है? अगर अपने को dN2/dt निकालना है तो ये टर्म्स इस टर्म्स की इक्वल है, तो इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। बोलो ना हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ध्यान से समझना। इस टर्म्स को इस टर्म के साथ इक्वेट कर दे रहा हूं, क्योंकि हर जगह इक्वल टू है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलो पहला इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा? ध्यान से देखना। इस टर्म्स को इस टर्म से इक्वेट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा? dN2/dt इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 d NH3/dt। यही होगा बेटा। और इस पूरे टर्म्स की वैल्यू दे रखी है। कितना? 2 × 10⁻⁴। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 × 2 × 10⁻², तो कितना आ गया? 1 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये किसका निकल गया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मैं इसी को कह सकता हूं कि ये तुम्हारा क्या किसके बराबर हो गया?
रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब अपने को क्या चाहिए? अब मैं क्या करता हूं, अपने को क्या चाहिए? रेट ऑफ H2। तो इसको N2 वाले से क्या कर इक्वेट कर देता हूं। तो पहले मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से देखना। 1/3 माइनस डी H2/dt इज इक्वल टू, यही होगा कितना बेटा? इक्वल टू माइनस डी N2/dt। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1 इंटू 10 के पावर -4। तो ये वैल्यू आ गई है 1 इंटू 10 के पावर -4। तो अपने को ये टर्म चाहिए, तो ये 1/3 डिवीजन में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो सीधा सीधा आ गया रेट ऑफ, इसी को डिसअपियरेंस ऑफ H2 कह सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 इंटू 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। देखो यही क्वेश्चन में था, सिंपल रेट का क्वेश्चन था। किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का रेट दे करके आपसे बाकी का पूछ लिया था। क्या समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम कहोगे थ्योरी क्या था? इतना ही थ्योरी था कि किसी भी पार्टिकुलर का रेट लिखोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, रिएक्शन का लिखोगे तो उस पार्टिकुलर का रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे ज़्यादा थ्योरी कुछ नहीं है। क्या है, तुमको क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ध्यान से देखो, कह रहा है इफ ए रिएक्शन 2NO2 गिव्स 2NO + O2। ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है। 2NO2 गिव्स क्या? 2NO + O2। कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम पर मिनट। किसका रेट दिया हुआ है? दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2। 2NO + क्या बेटा? O2। इक्वेशन बैलेंस है, एक बार जरूर चेक लेना इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए आता है। क्या बेटा बैलेंस है? बोलो ना, हाँ है ना। चलो अब किसका दिया हुआ है तुमको? रेट ऑफ फॉर्मेशन NO का। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? dNO2/dt। ये तुमको क्या है? गिवन है। तो तुमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ NO2 का डिसअपियरेंस पूछा है। इसका क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 का मतलब माइनस dNO2/dt। ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस रिएक्शन का, पूरे रिएक्शन का हम क्या लिख लेते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो ना दोस्त, गलत कर रहा हूँ कुछ? तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन R लिखते हैं। तो R इज इक्वल टू 1/2 माइनस dNO2 क्या बेटा? dt। बोलो हाँ ना। इज इक्वल टू 1/2 dNO अपॉन क्या बेटा? dt। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? इसका रेट गिवन था, इसका निकालना था, तो O2 का नहीं भी लिखा तो चलेगा। अब ध्यान से देखो, 1/2 कैंसिल, तो जो इसका रेट होगा ये इसका रेट होगा। बोलो ना बेटा हाँ है ना। तो क्या इसका आंसर मैं ऐसे लिख दूं? इसका कितना था? 6 ग्राम पर मिनट। तो इसका रेट कितना होना चाहिए? 6 ग्राम पर मिनट। कितने बच्चे मेरी बातों से एग्री करते हो? अब मैं, सब बच्चे मेरे आंसर से एग्री कर रहे थे। मैंने क्या बोला? यही गलती हर एक बच्चे करते हैं। क्या गलती किया मैंने? सबसे पहले तुम मिस्टेक ढूंढना है। बता, मैं सबकी बात सुनता हूँ एक एक करके। हमने क्या गलती की इसमें? तो इंडिविजुअल ही लिया है। अगर NO का लिया है तो NO का रेट यही होगा। तो आपने उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर कहाँ कोएफिशिएंट से डिफाइन किया? अब ध्यान से देखो, अब मैं फिर बोलता हूँ, सुनो सुनो। जितना तुम डिस्कस करोगे ना उतना सीखोगे। तुम परेशान तो बिल्कुल मत होना। अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया था, मतलब dNO/dt दिया हुआ था। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 निकालना था, तो माइनस dNO2/dt तुमको निकालना था। तो इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए थी, इसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और गिवन क्या था? dNO/dt। तो ये एक दूसरे को इक्वेट करने के लिए अपने को ये इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना जी।
बोलो ना हाय ना। और ये इक्वेशन लिखेंगे तभी इसको निकाल सकते हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, क्या हो गया? और तुम आराम से करते, फटाफट रफ करते, तुमको मिलता रहे। दोनों का रेट सेम है, 6 ग्राम टिक कर क्या जाते? बोलो ना हाय ना। देखो हमने गलती क्या की, तुमको गलती सिखाता हूँ। रुकना बाबा, कहा था ना यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। क्या हेडिंग डाला हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका यूनिट क्या होता है? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, नीचे तो ऊपर किसका यूनिट? कॉन्सेंट्रेशन का। नीचे किसका? तुमको लिखा के दिया था। क्या वेट अपॉन टाइम लेते हैं? रेट को कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लेते हैं कि वेट अपॉन टाइम लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर अपॉन टाइम इनवर्स। इस क्वेश्चन में रेट किसके फॉर्म में दिया हुआ था? क्या ये रेट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है? क्या कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है क्या? तो रेट तो वेट अपॉन टाइम में होता ही नहीं है, तो तुम ले कैसे लिए मूर्खो? इसलिए देखो मैं अपने आप को सही करने के लिए रेट लिखा था, लेकिन आगे 6 ग्राम पर मिनट नहीं लिखा था। मैंने कह दिया था गिवन है। मैं चाहता था कि तुम ये गलती करो। यहां पे रेट किस में दिया हुआ है? ग्राम पर, मतलब वेट पर मिनट में दिया हुआ है। रेट वेट पर मिनट में होता है क्या? कोई भी। हाँ बिल्कुल सही, तुमने अपना भी दिमाग सही लगा। फिर से सुन ले। इनका क्या कहना है कि रिएक्शन में तो वेट पर मिनट में तो वेट पर मिनट में ही होगा। रुक करके इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे? 2 मोल ऑफ NO2 गिव्स 2 मोल ऑफ NO प्लस 1 मोल ऑफ O2। तो रिएक्शन मोल के टर्म्स में होता है कि वेट के टर्म्स में होते हैं? तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल मिलेंगे। तुम्हारी उस तसल्ली को भी पूरा करता हूं। 2 मोल का मतलब हाउ मेनी ग्राम? 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। रुक ना बेटा, मैं तुमको समझाता हूं। तो मॉलिक्यूलर वेट NO2 का कितना होगा? 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा तो 32 प्लस 14। अब इसका 2 मोल है, इससे इसका वेट निकाल ले तो कितना? 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 14 प्लस 16 30, 32 जा। तो मैं इससे ये कह सकता हूं ना, 2 मोल से 2 मोल मिला। तो मोल से मोल मिल रहा है कि वेट से वेट मिल रहा है? समझा नहीं समझा? मैं पहले ही बोला था, कल के क्लास में कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स अच्छा करना चाहते हो तो 11th का मोल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। बोलो ना है ना। नहीं तो बहुत आसान होता। मैं रेट पढ़ाया, पहला क्वेश्चन कराया, मोल अपॉन टाइम में दिया हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम में, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम में निकाल दिया, आगे चला जाता। बोलो है ना। तो फिर सब मैं तुमको बेवकूफ़ी बना देना। इसलिए पहले समझो कि क्वेश्चन क्या वेरिएशन हो सकता है। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन मोल के टर्म्स में होता है, ना कि वेट के टर्म्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पहले, अब ये भी रुक के समझो कि ये जो रेट दिया हुआ है वेट अपॉन मिनट में, किस में दिया हुआ है? इसको मोल में कैसे लाओगे? समझना पड़ेगा। तो इसके वेट को तुम क्या करो, इसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बोलो ना हाँ या ना। समझ रहे हो दोस्त? तो इसका क्या होगा? अब आ जाओ सही कर लेते हैं। तो कितना है? 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना? तो कितना हो गया? 1/10 मतलब 0.1। तो अब ये कितना हो गया? 0.1 मोल अपॉन टाइम। वॉल्यूम दोनों के लिए सेम रहेगा। बोलो हाँ ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब इसका मोल कितना है? 0.1 अपॉन टाइम। तो इसका भी रेट किस में आ जाएगा? 0.1 मोल अपॉन टाइम। बोलो हाँ ना। तो अगर मैं इससे पुट कर दूं, देखो यहाँ से, तो -d अपॉन क्या बेटा? dt इज इक्वल टू हाफ कैंसिल d अपॉन क्या बेटा? dt इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे? 0.1 मोल लीटर इंटू क्या बेटा? टाइम। बोलो। तो इससे इसका मोल निकल गया, लेकिन अपने से इसका मोल किसमें पूछा था? वेट में। तो NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46। तो कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू क्या बेटा? 46।
तो 4.6 ग्राम पर क्या बेटा, बोलो समझा नहीं समझा। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, मैं एक चीज़ कहूँगा, घर जाके टिफिन का ढक्कन खोले ना खोले, दिमाग का ढक्कन खोल के सॉल्व करें। और दिमाग का ढक्कन आप तभी खोल पाओगे जब पहले क्वेश्चन को आंख से देखो और समझो क्या दिया। ऐसा नहीं कि रेट देखे और निकल गए, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो बेटा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन आपने पढ़ा एक बार। कह रहा फॉर ए रिएक्शन 2N2O5 गिव्स क्या बेटा 4NO2 प्लस O2 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज्ड बाय, concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10 की पावर -2 मोलर इन 4 सेकेंड। बोलो हाँ ना। तो कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। रिएक्शन समझे? नहीं समझ में आए तो पेन चला लेना 2 लाइन। क्या करना, 2N2O5 गिव्स क्या बेटा 4NO2 प्लस क्या बेटा O2। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब क्या रहा है ध्यान से देखना, किसका फॉर्मेशन दिया है, फॉर्मेशन ऑफ NO2 T इक्वल टू 0 पे ये कितना होगा 0। बोलो गलत कह रहा हूं। अब क्या रहा है T इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -2 मोलर। बोलो हाँ ना। तो अगर मुझे रेट ऑफ NO2 निकालना है, क्या निकालना बेटा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन टाइम करेंगे, पहले ध्यान से समझना। तो अगर मैं निकालूं रेट ऑफ क्या मेरे बच्चे NO2 तो क्या हो जाएगा D NO2 बाई dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन टाइम नहीं होता है। और इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल 0 है, तो जो फाइनल है वही चेंज हुआ। बोलो हाँ ना। तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन कितना बेटा टाइम 4। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो कितना आ गया बताओ 4 इंटू 10 के पावर -3। घबराना मत, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 के पावर -3, डेसिमल शिफ्ट कर दिया तो 10 के पावर -3 आ गया। किसमें बेटा मोलर पर, कितने मिनट में है सेकंड में, तो मोलर पर सेकंड। ये रेट किसका आ गया NO2 का, समझ में आया क्यों टाइम से डिवाइड किया? ठीक, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यही पूछा था ना। तो कितना हो गया फॉर्मेशन ऑफ NO2, यही आ गया, क्योंकि रेट तो हमेशा यही होगा ना -d NO2 बाई dt। समझ में आया? तो NO2 का ही फॉर्मेशन 4 सेकंड का दिया हुआ था, तुमसे पूछा इसका रेट बताओ, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम किया, तुमको रेट निकल गया। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अगर तुमसे पूछता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 तो कितना होता, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि तुमसे क्या बोलता है ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ध्यान से देखना, कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 तो क्या होता DO2 बाई dt। तो मन में इक्वेशन सोचना 1/4 DNO2 बाई dt इज इक्वल टू कितना DO2 बाई dt। हाँ है ना। तो 1/4 NO2 के 4 टाइम्स होगा, बोलो गलत कह रहा हूं, इज इक्वल टू 1/4 D NO2 बाई dt। यही इक्वेशन बनेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो इसलिए तुमने इसका वैल्यू कितना निकाल लिया तुमको 4। गलत कह रहा हूं, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू 1/4 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -3, तो यह आ गया 1 इंटू 10 के पावर क्या बेटा -3 मोलरिटी पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन है जो मैं को कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन रेट पे जितने डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं मैं आपसे वही ले रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन में एक का दे के दूसरे का पूछा था, दूसरा क्वेश्चन में वेट में दे करके वेट में पूछा था, तीसरा क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन के जितने टाइप होते हैं मैं उतने टाइप कंसिडर कर रहा हूँ। NO2 का दे करके NO2 का ही पूछ दिया था, बोलो हाँ ना। और चौथा क्वेश्चन एक्सप्रेशन दे करके तुमको रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन दे के रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है स्टोइकोमेट्री के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसके साथ माइनस होगा वो रिएक्टेंट होगा और जिसके साथ प्लस होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट। चलो ये ट्रिक तो तुम समझ गए, तो मुझे अपने लिए कुछ और ट्रिक ढूंढना पड़ेगा।
अरे हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, माइनस साइन कहाँ पे है? यहाँ माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो ए और बी रिएक्टेंट होगा और सी और डी क्या होगा? प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, ए के रिस्पेक्ट में 1/4 है, तो ये क्या होगा? 4a होगा, तभी तो लिखोगे 1/4 माइनस डी ए बाई डी टी, प्लस बी के रिस्पेक्ट में कुछ है तो क्या होगा? गिव्स सी। देखो 1/2 तो कितना होगा? 2c, प्लस डी के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है? जो भी होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट है क्या? चलो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए रिएक्शन a + 2b गिव्स 6c + d। एक केमिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ a कंबाइंड विथ 2 मोल ऑफ b गिव्स 6 मोल ऑफ c एंड 2 मोल ऑफ d। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a मतलब -da/dt। किसी भी इंडिविजुअल का नाम रेट दिया है तो उसी का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा। कितना दे रखा है बच्चे? 2.6 इंटू 10⁻⁻, कितना बेटा? -2 मीटर मत पढ़ना है इसको, m कैपिटल M मोलरिटी को बोलते हैं, जिसको को कंसंट्रेशन तुम लेते थे, मोल अपॉन टाइम। या तो तुमको डायरेक्टली m दे देगा या इसी को देगा मोल अपॉन लीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी? किसका पूछा है तुमसे? रेट बी का। मतलब क्या चाहिए? dB/dt। ये पूछा, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तुम क्या करो, इन दोनों के टर्म्स में इक्वेशन को लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन R = -dA/dt = कितना बेटा? 1/2 माइनस dB/dt। बोलो हाँ या ना? अपने को ये चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट ऑफ B = 2 इंटू रेट ऑफ A। अरे बोलो हाँ या ना? बोलो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻⁻², कितना आ जाएगा? 5.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर। कौन सा ऑप्शन होगा? जब मैं सॉल्व कर दूं तो आंसर मैच करना तो काफ़ी आसान है, हर बच्चा कर ही लेता है, कोई दिक्कत? तो अब बच्चा क्या तुम कहोगे सर नेक्स्ट क्लास में आगे क्या पढ़ना है? अब ध्यान से आओ, हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में और रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी रिएक्शन का रेट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता होगा? केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। कहा था ना कि ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को लेकर के बात करते हैं। तो अगले क्लास में टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन का 2 फैक्टर ही आपको इस काइनेटिक्स में पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स का पहला पार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको करा दिया। दूसरा पार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें आपको सिलेबस में पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा उसको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा उसको पढ़ना है। तो जाकर के तुम देखना यहाँ पे तुमको 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो बेसिकली कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट है, और लास्ट में तुम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हो वो टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो अगले क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ रेट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, उसी को हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। किसमें पढ़ते हैं? कोई दिक्कत? क्योंकि ये फिजिकल का पार्ट है तो जितना ज़्यादा लेक्चर में न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। आप लेक्चर अगले क्लास में कंप्लीट करके आइएगा, हम लोग का कल ही लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू।